आज 2022 चल रहे हैं। 2022 से हम चले जाते हैं लगभग 12 साल पीछे 2010 में। 2010 में दिसंबर के टाइम था जिस समय मैं फ़ौज के अंदर रहा करता था। मतलब मेरे फादर जो थे वो आर्मी में थे, तो मैं उनके साथ ही रहता था फ़ौज के अंदर। और उसकी एक ऐसी घटना उधर में हुई थी जिसकी मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। क्योंकि मैं काफ़ी छोटा था, तो आज से 12 साल पहले मेरी उम्र लगभग 13-14 की करीबन थी, 14 ऐसे कुछ की करीबन थी। तो मुझे उतने अच्छा नहीं, लेकिन हाँ, जो भी मैं बताऊंगा आपको वो अच्छा लगेगा सुन के। ये एक बात है, एक मीडिया बोल के एक नागालैंड के एक फौजी आदमी थे। ये उनकी कहानी है, उनके ऊपर ही आधारित है, तो मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम नवनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हो अपना गाँव ब्लॉग। तो गाइस, दिसंबर का टाइम था, 2010 दिसंबर की टाइम थी, जिस समय एक फ़ौज था असम राइफल का। आपने सुना होगा, काफ़ी पुरानी फ़ौज है जिसका शायद 1835 में गठन हुआ था। और ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही आर्मी रहती है और काफ़ी पुरानी है फ़ौज है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ़ौज है, काफ़ी अच्छी फ़ौज है। इसमें एक फ़ौजी था जो मणिपुर और नागालैंड के बॉर्डर पे उसकी घर थी, वहाँ से वो भर्ती हुआ था फ़ौज के अंदर। लगभग उसकी 8 से 9 साल हो गए थे सर्विस करते हुए फ़ौज के अंदर। फ़ौज के अंदर आप जैसे कि जानते हो, आप अगर इंडिया से हो तो जानते हो, कंपनी होती है फ़ौज के अंदर, जैसे अल्फ़ा ए से लेके डी तक काफ़ी कंपनियाँ होती हैं। उसी एक कंपनी में से वो था एफ कंपनी का। तो उसकी जो कंपनी में ड्यूटी थी, तो उसकी कहीं थोड़ी दूर में पेट्रोलिंग की जगह में उसकी कहीं ड्यूटी थी, जहाँ पे थे 7 सिपाही और शायद 2 जेसीओस थे जो ऊंचे पद के, अपने जानते हो आपके ऊंचे पद के थे, जो वहाँ पे ड्यूटी के समय में थे। कहा जाता था कि मैंने सुनने में मुझे ये भी आया था कि वो फौजी दो था थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था। मतलब वो उसके मन में ऐसा क्या आया जाने कि उसने क्या किया कि अपनी जो हमारे देश के फौजी भाई हैं उनके ऊपर उसने अचानक ही गन फायर करने लगे, जिसमें हमारे 2 सिपाही और 5 जेसीओस 2 जेसीओस और 5 सिपाही शायद शहीद हो गए। उसके बाद में उसने क्या किया कि उनकी जितनी भी हथियार थे उनको उसने उठाया और वो वहाँ से हो गया फरार। उसको फिर आर्मी असम राइफल ने उसको बहुत खोजने की कोशिश की, ठीक 1 साल तक खोजा उसे, बहुत खोजा 2011 में जाके वो लगभग 1 साल के बाद पकड़ा गया दीमापुर में। उसको वहाँ से फौज ने लेके आया अपने पास, जो लगभग बर्मा से लगभग 200 किलोमीटर की एरिया में पड़ता है। वो एरिया उसका नाम है उखरुल, वो पड़ता है एक मणिपुर में, जहाँ में उसकी ड्यूटी थी। उस जगह में उसे लाया गया, उसे रखा गया और उसके ऊपर काफ़ी 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया उसको। फिर वो इतना ही मतलब डर उसके सामने कुछ थी नहीं, मतलब उसको डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो 1 साल बाद फिर उसने एक इतने छोटे से, आप समझ सकते हो, मैं बताता हूँ आपको, एक आप समझ लीजिए, अंदाज़ा से मैं बता देता हूँ आपको। एक छोटा सा बाथरूम में खिड़की दिखता होगा आप, छोटा खिड़की, वो खिड़की से वो कैसे भाग गया किसी को पता तक नहीं चली। और आप जानते हो जो इतने खतरनाक क्राइम किए वाले मुजरिमों को जेल के अंदर में चैन से माना जाता है जब वो बाथरूम करने, लैट्रिन करने जाते हैं। तो उसने क्या जाने कैसे अपने पूरे हाथ के चैन और वो खोल के और वहाँ से वो दफ़ा हो गया, जैसे कि मैंने सुना है, मैं उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ। उसका नाम था मीडिया, क्योंकि वहाँ के क्रिश्चियन होते हैं तो उनके नाम थोड़े यूनिक रहते हैं, तो उसको सब मीडिया बोल के ही बुलाते थे। मैं मीडिया बोल के ही जानता हूँ, और कुछ नाम नहीं जानता मैं उसका। और ये रियल स्टोरी है और आपको अच्छी लगेगी स्टोरी, रियल घटना है ये। उसके बाद में वो 1 साल के बाद में यहाँ से भाग गया, निकल के भाग गया। उसके ऊपर सरकार ने काफ़ी ज़्यादा इनाम रखे, लगभग
10 लाख, किसी 50 लाख, ऐसे कुछ इनाम भी रखे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। और आज तक शायद, अब तो मैं नहीं रहता, लेकिन अब भी शायद नहीं पकड़ा आया है वो। और बताइए उसके दिमाग में क्या गुजरा कि उसने ऐसा काम कर दिया। और आप बताइए, कमेंट में बताइएगा कि उसके साथ क्या करना चाहिए। आपको ऐसी ही वीडियो अगर और देखनी है और मेरी डेली लाइफ की ब्लॉग देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर कर दे दोस्तों, ठीक है। तो आपको मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। तो इतने के लिए तब तक नमस्कार।